माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 46, श्री नीरज शेखर जी। दिस इज क्वेश्चन आवर, नथिंग, सिर्फ क्वेश्चन आवर पर ही बहस होगी। क्वेश्चन आवर माननीय नीरज शेखर जी, नथिंग एक्स्ट्रा विल गो ऑन रिकॉर्ड। माननीय संजय सिंह जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोग नहीं कृपया वापस जाएं, अपनी सीट पर बैठे। इस तरफ प्ले कार्ड लेकर के वेल में आना संसदीय ढंग से अनुकूल सही नहीं है। प्लीज अपनी सीट पर जाए। आप बोले, क्वेश्चन संख्या 46। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 46, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, पेंडेंसी खत्म करने के लिए जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये कानून रखा, एक प्रस्ताव रखा था। प्लीज नो प्ले कार्ड, नो बैनर, गो टू योर सीट्स, गो टू योर सीट्स। 3 एडजर्नमेंट से ज्यादा नहीं होंगे। ये राज्यसभा के नियमों के अनुकूल नहीं, प्लीज। कि वो केस ज्यादा लंबा ना चले, 3 एडजर्नमेंट से ज्यादा नहीं होंगे। क्या ये जो प्रस्ताव था उसको लागू किया जा रहा है और उससे क्या क्या फायदे हुए हैं? माननीय मंत्री जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। दूसरा सप्लीमेंट्री सर, कि बहुत सारे केसेस हैं सर, पेंडेंसी बहुत ज्यादा है और ये बताया गया कि 2047 तक सारी पेंडेंसी खत्म होगी। तो सरकार क्या कर रही है इन पेंडेंसीज को जल्दी खत्म करने के लिए? एक केस अगर 30-35 साल चलेगा, किसी गरीब आदमी का केस 35 साल चलेगा तो उसको बड़ा खर्च होगा। तो मैं जानना चाहता हूं इसको समय कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है? माननीय मंत्री जी, जहाँ तक पेंडेंसी खत्म करने के मामले में उस विषय में शीघ्र निपटान के लिए बहुत महत्वपूर्ण नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018 लाई है हमने। 20 अप्रैल 2000 को अधीनस्थ उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक न्यायालयों को खोलने का काम किया है। स्पेशल रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट को लाई है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट सरकार 2019 को लाई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा धन दिया गया है। ई कोर्ट खोले जा रहे हैं, वर्चुअल कोर्ट खोले जा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुना जा रहा है, लोक अदालतों के माध्यम से बहुत से केस को निपटाया जा रहा है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और पास्को कोर्ट के द्वारा भी शीघ्र मामलों को निपटाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। हालांकि सरकार बाध्य नहीं कर सकती है जुडिशरी को, लेकिन फिर भी एडवाइजरी करती रहती है और इस मामले में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय सदस्य का क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण है। इसी हाउस ने पहले संकल्प लिया है कि क्वेश्चन और कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। जो भी सदस्य माननीय वेल में है और प्ले कार्ड लेकर आए हैं वो गलत है, वो वापस अपनी सीट पर जाएं। ये संसदीय इटिकेट्स और संसदीय नियम और मर्यादाएं जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अगेंस्ट है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। श्री रामनाथ ठाकुर जी, आपका सवाल। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि जिन गरीब लोगों को जेल में बंद है उनका बेल हो चुका है, लेकिन गरीबी के कारण बेल नहीं भर सकते हैं, उन जेल कैदियों को सरकार रिहा करना चाहती है अथवा नहीं करना चाहती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति इस मामले में नालसा के द्वारा और सालसा के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जो विधिक प्राधिकरण है और तालुका विधिक प्राधिकरण के द्वारा
उसके द्वारा हम लोग गरीब लोगों को विधिक सहायता देते हैं। प्रो बोनो स्कीम के द्वारा भी सहायता देते हैं, न्याय बंधु के द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। शांति रखो, शांति। माननीय कनक मेघला रविंद्र कुमार जी। With regard to the improving infrastructure for judicial officers in the district courts and subordinate courts, the Honorable Chief Justice of India suggested Judicial Infrastructure Corporation has to be established for the purpose of judicial infrastructure. What is the proposal? क्वेश्चन आंसर के अलावा कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। At what stage the proposal made by the Honorable Chief Justice of India with regard to the infrastructure corporation? आंसर प्लीज। सवाल दोबारा रिपीट करें। The proposal made by the Honorable Chief Justice with regard to the Judicial Infrastructure Corporation, whether it is under the consideration of the government, is there any proposal to constitute Judicial Infrastructure Corporation? सर, जैसे माननीय सदस्य ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में जिक्र किया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक पत्र भी लिखा मुझे, और हाल में जो चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस हुए थे उसमें भी व्यापक रूप से इस चीज का हम लोग अध्ययन किया, चर्चा की और ये निर्णय किया कि जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए राज्य स्तर पर चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस के देखरेख में एक समिति बनाएंगे। हमने सहमति दी है कि स्टेट लेवल में मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बीच में तालमेल रहेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छा रूप देने में काम आएगा। ये तालमेल का विषय है, तो हमने ये स्वीकृति दी है कि स्टेट लेवल में कमेटी बनाने में हमारा कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हम साथ दे रहे हैं। उसके अलावा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के माध्यम से कई स्कीम हमने ऑलरेडी दे दिए। सर उदाहरण पर एक आपको मैं बताऊंगा, आपको भी अच्छा लगेगा और सदन को भी अच्छा लगेगा। सर 2014 तक 93-94 से 2014 देश में टोटल हम लोग का जो कोर्स वो बड़े हैं 15,818 टोटल कोर्ट हाउस 15,818 और फिर हमने 5 साल के अंदर में इसको टोटल हमने इंक्रीज कराया है 20,993 सर टोटल रेसिडेंशियल यूनिट 2014 तक 10,211 बढ़ाया था और हमने अभी 22 तक में 8 साल के अंदर में 18,502 यूनिट हमने बढ़ाया है। ये हमारा सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में जुडिशरी के प्रति मजबूत लाने के लिए, सहूलियत देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमारे कमिटमेंट। माननीय सदस्यगण, ये क्वेश्चन आवर सदस्यों का है, आप सबका है। इसकी तैयारी में कितना समय लगता है आप जानते हैं। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। विजय पाल सिंह राठौर। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जवाब इन्होंने दिया है सबसे अधिक वाद पेंडिंग है और जल्दी वादों का निपटारा हो, इसके लिए आवश्यक है पश्चिम उत्तर प्रदेश में खंडपीठ स्थापित की जाए। इसके बारे में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना का विषय है, उच्च न्यायालय की खंडपीठों की स्थापना जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशें और उच्चतम न्यायालय द्वारा 2000 के WPC संख्या 379 में सुनाए गए निर्णय के अनुसार और राज्य सरकार से जिन्हें व्यय और ढांचागत सुविधाएं प्रदान करनी होती है, कोई पूर्ण प्रस्ताव
प्राप्त होने पर विचार करने के बाद की जाती है। प्रस्ताव पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के आज के प्रशासन की देखभाल करने की आवश्यकता होती है और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए। उच्च न्यायालयों की प्रधान पीठ के अलावा अन्य स्थानों पर उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए अनुरोध विभिन्न संगठनों से समय समय पर प्राप्त हुए हैं। हालांकि वर्तमान सरकार के पास कोई पूरा प्रस्ताव लंबित नहीं है। देश उच्च न्यायालय उनकी खंड न्यायपीठों और क्षेत्राधिकार का विवरण जो है उत्तर में हम लोग दे चुके हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 47 डॉक्टर अमर पटनायक। डॉक्टर अमर, माननीय मंत्री, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। As first established in the year 2008, encompasses 8 missions in the areas of solar energy, energy efficiency and forestry sector, which are linked to a reduction in carbon emissions. What has been the headway under this mission to regulate organizations from increasing their carbon emissions by imposing specified penalties? माननीय उपसभापति महोदय, सरकार के द्वारा ग्लासगो में जो COP26 हुआ था, उसमें जो पंचामृत की घोषणा की गई थी, वह वास्तव में भारत का कार्बन एमिशन को कम करने का जो संकल्प और प्रयास है उसको दर्शाता है। मुझे इस सदन को बताते हुए खुशी भी है कि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है कि हमने जो लक्ष्य पेरिस एग्रीमेंट में कार्बन एमिशन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उसके साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन के साथ साथ कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जो संकल्प किए उसको पूरा कर रहे हैं। अभी जो NDCs भारत के द्वारा जो COP26 घोषित किए गए हैं, उसको लेकर के सरकार के द्वारा एक व्यापक नीति बनाई गई है। विशेष रूप से रिन्यूएबल के क्षेत्र में सरकार के द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए और उसके अंतर्गत निवेश के साथ ही साथ उसमें जिस प्रकार का शोध चाहिए उसके लिए भी सरकार के द्वारा विशेष नीतियां बनाई गई है, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए। Thank you, Honorable Minister, for a very detailed reply and an assurance. My second question is, can the government consider introducing carbon audits or carbon emission audits in private sector companies or even government companies so that we can get a figure as to what is happening in the field? Thank you so much. जहाँ तक अर्बन फॉरेस्ट की बात है, हमारे वन मंत्रालय के द्वारा नगर वन योजना को शुरू किया गया है ताकि शहरी क्षेत्रों में हम नगरीय वन का विस्तार कर सकें। मैं सदन को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत स्वीडन के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्तर पर एक फॉरम लीड IT का गठन किया गया है। विशेष रूप से वो क्षेत्र जो हार्ड टू अवेट इंडस्ट्री है, जैसे एल्यूमिनियम का क्षेत्र है, सीमेंट का क्षेत्र है, स्टील का क्षेत्र है, जहाँ पर कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है। इस इनोवेशन के साथ भारत अपने देश में भी और दुनिया के क्षेत्रों में भी हार्ड टू अवेट सेक्टर में कार्बन एमिशन कैसे कम हो, इसके लिए प्रयास कर रहा है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 48 and 50, both are similar nature, we'll take it together. Question number 48, Dr. Ami Yagnik, माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पर क्वेश्चन नंबर 50, श्री KC वेणुगोपाल, मंत्री जी। सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री GVL नरसिम्हा राव, श्री GVL नरसिम्हा राव। सरकार को बधाई देना चाहता हूं। देश में रोजगार अवसर, नए अवसर पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 3 साल में कई कदम उठाए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इन केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए एम्प्लॉयमेंट के
के बढ़ावा के लिए लिए गए कदमों के बारे में सदन को सूचित करें, अवगत कराएं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय महोदय, भारत में रोजगार के आकलन की दृष्टि से नियमित रूप से PLFS का सर्वे किया जाता है। PLF के सर्वे के माध्यम से देश में ये देखा जाता है कि देश में उपलब्ध कार्यबल से कितना कार्यबल को कार्य मिला है। और मैं आपके सदन के सामने PLFS के जो 2017, 18, 19 और 19-20 और 20-21 के आंकड़े रखना चाहता हूं, जो ये बताते हैं कि भारत में कार्यबलों को रोजगार की उपलब्धता हुई है। उसके साथ ही साथ भारत सरकार के लेबर ब्यूरो के द्वारा 21 का सर्वे किया जाता है, जिस 21 के सर्वे के अंतर्गत संस्थागत क्षेत्रों में जो रोजगार है उस संस्थागत क्षेत्र के रोजगारों को किस प्रकार से बढ़ावा है उसको देने का पूरा विषय रखा गया। उन आंकड़ों को भी मैं सदन के समक्ष रखता हूँ। भारत में पेरोल रिपोर्टिंग पर जो रोजगार परिदृश्य है वो ये दिखाते हैं कि हमारे देश में जो PF है, PF की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। अभी हाल ही में मई में जो PF के आंकड़े आए हैं वो भी इस बात को दर्शाते हैं कि सरकार के पेरोल में वृद्धि हुई है। जहाँ तक रोजगार बढ़ाने के उपायों का विषय है, भारत सरकार के द्वारा संस्थागत क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान, PMP स्वनिधि योजना, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय शिक्षित प्रोत्साहन योजना, उत्पादन से जुड़ी हुई परियोजना विशेष रूप से क्वेश्चन और पर ही चर्चा होती है। भारत सरकार की जो स्कीमें चल रही है उसमें भी रोजगार वृद्धि का कार्य किया है। थैंक यू। Honorable Thambi Durai ji, on question number 48, supplementary. I am very happy that Honorable Minister has assured Honorable our Prime Minister has taken many steps to create employment opportunities. At the same time, sir, I want to know from the Honorable Minister, Manrega program. In the Manrega program, there are many places where people get complaining, they are not able to get the wages at the proper time. Therefore, whether the government is come forward to see that what are the grievances in rural area, the employment opportunities where the women are suffering, whether it will come forward and find out the solution for that, really to pay for them. That I want to know, sir. माननीय उपसभापति महोदय, सरकार के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ कोविड-19 के दौरान भी अतिरिक्त रोजगार दिवसों का सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन का कार्य किया गया है। अगर माननीय सदस्य महोदय के पास कोई ऐसी कोई विशेष शिकायत है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में लाए, संबंधित मंत्रालय को उसका संज्ञान दिलाया जाए। No supplementary on question number 50. No supplementary on question number 50. Question number 49. Shri KN Rajesh Kumar. माननीय मंत्री जी। Mr. Rakesh Sinha. Supplementary. जो ऐसे एजेंट्स काम कर रहे हैं और एजेंसियां काम कर रही हैं उनको ब्लैक लिस्टेड करके क्या सरकार अखबारों में इस्तेमाल करेगी? क्योंकि जिनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है उसकी सूचना आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो फिर दूसरे लोग उसके चंगुल में फंसते हैं। दूसरा इसी से एक जुड़ी हुई बात है, क्या सरकार अपनी एजेंसियों को राज्यों में इकाई खोलेगी जिससे कि जो बाहर जाने के इच्छुक विद्यार्थी हैं, युवा हैं या पैसा वाले लोग उनको उन एजेंसियों के द्वारा ही बाहर भेजा जाए? यदि ऐसी व्यवस्था सरकार करती है तो शायद हम अपने नौजवानों को, छात्रों को बचा पाएंगे इन फेक एजेंसियों और एजेंटों से। धन्यवाद। Sir, through you, I would like to inform the honourable member that we are taking a number of steps
to ensure that recruiting agents are not misusing their powers. We have instituted very strict measures where we discover it. We have also liberalized the entire RA scheme so that there are more locally based recruiting agents, which will lead to more responsible behavior as well. So where we do find that there are recruiting scams or any illegal activities, we will crack down on it. But I would also like to assure the member that we are planning to bring a new immigration bill, which will take into account a lot of digital tracking that we have been able to do in the last few years. So that will ensure that there is less breaching of the law in regard to immigration and recruitment. Your supplementary. माननीय उप सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँ कि विदेशों में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में क्या कमी आई है? अगर आई है तो उसके कारण क्या है? क्या सरकार कोई ऐसा प्रयास करेगी कि भारतीय युवाओं को विदेशों में मिलने वाले जो अवसर हैं उनमें के जो कमी है उसे दूर किया जा सके? Through you, I would like to assure the honourable member that we are negotiating a number of agreements with foreign countries, which will make it easier for our young people, especially our students, to find more work opportunities. Particularly after Prime Minister Narendra Modi has come to power, a number of migration and mobility agreements have been signed. A most recent one was a letter of intent that we have done with Germany. We have done with Australia. We have signed new agreements with Portugal, with UK, with France. We have an updated agreement with Denmark. So in the developed world, there are many more opportunities for our young people. With regard to the countries of the Gulf, we have again strengthened our protection for workers, for opportunities, and even during the COVID, we have, through political contacts, we have ensured that the layoffs have been minimized and the return to work has been possible. Question number 51, माननीय प्रियंका जी, please. आप सवाल पूछे. Sir, you have to bring the house in order, sir. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब वापस जाए, माननीय प्रियंका जी को पूछने दीजिए. I can request only members. Priyanka ji, you know my limitation. I have requested several times, please. Sir, but it doesn't limit you from talking around the fact news stories like the GST. You please put your question. The question is the Question. same, sir. You put your question. आप प्लीज आप गलत कर रहे हैं संजय जी, प्लीज वापस आइए. नो, ये रूल नहीं है, प्लीज नो. आप प्रियंका जी पूछिए सवाल, प्लीज. महंगाई पर चर्चा कराइए सर. सर महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए सदन में सर. आप पूछिए प्रियंका जी, पूछिए. मैं भी संजय सिंह की बात से इत्तेफाक रखती हूँ. महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए. सर अडानी की गुलामी कर रही है सर. आप पूछिए. सर एमएसपी कमेटी में पंजाब के लोगों को नहीं रखा सर. पंजाब के लोगों के साथ आप सवाल पूछिए. आप सवाल पूछिए. एमएसपी कमेटी मेरा भी सवाल ये है दे रहे किसानों को कि जो बढ़ती महंगाई है ये आपके जो से संबंधित नहीं है. सब प्लीज महंगाई वापस लो. जीएसटी वापस लो. वो सप्लीमेंट्री. अडानी की गुलामी करो. I'm moving to question number 52, श्री दीपक प्रकाश. माननीय मंत्री जी, की गुलाम सरकार मुर्दाबाद. माननीय मंत्री जी, पूंजीपतियों की गुलाम सरकार माननीय मंत्री जी, पूंजीपतियों की गुलाम मोदी फर्स्ट सप्लीमेंट्री. फर्स्ट सप्लीमेंट्री. पूंजीपतियों की गुलाम सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद. मैं आग्रह करता हूँ प्लीज अपने बोल में जहाँ खड़े होकर हाउस को डिस्टर्ब करें. माननीय संजय सिंह जी अपनी सीट पर जाए, वापस जाए प्लीज. मुर्दाबाद मुर्दाबाद. मोदी सरकार मुर्दाबाद. मोदी सरकार मुर्दाबाद. मोदी सरकार मुर्दाबाद. प्लीज मोदी सरकार हार.
1 minute.